हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित बसंती हवा शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हूँ। यह कविता वेस्ट बंगाल काउंसिल के अंतर्गत क्लास 11 में सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ाई जाती है। यह कविता सिर्फ क्लास 11 में पढ़ाई जाती है ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे स्कूलों में यह क्लास 5 में पढ़ाई जाती है, 6 में पढ़ाई जाती है, कहीं 7 में भी पढ़ाई जाती है। तो जो भी बच्चे इस कविता को पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए आज का यह वीडियो अत्यंत उपयोगी है। वे भी इस कविता के अर्थ को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। आज मैं इस कविता को पहले ना पढ़कर इसके शब्दार्थ को बता रही हूँ और कविता को पढ़ते हुए इसकी व्याख्या करूंगी। तो चलिए सबसे पहले इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। देखिए, बसंती हवा। बसंती हवा नाम से ही आपको क्या लग रहा है कि बसंत काल में बहने वाली हवा। तो बसंती हवा का क्या महत्व है, क्योंकि बसंत काल जो है ऋतुओं का राजा है और बसंत ऋतु में हम लोग सभी जानते हैं तरह तरह के फूल खिलते हैं, चारों तरफ हमें बड़ा ही एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। चारों तरफ फूलों की बहार होती है। इस समय न ठंड होती है ना गर्म होती है, मौसम बड़ा सुहाना होता है। तो ऐसे समय में जो हवा चलती है उस हवा को कहा गया है बसंती हवा। यह हवा अपने साथ फूलों की सुगंध को लेकर चलती है। बसंत काल में चलने वाली हवा बड़े ही मधुर लगती है। बसंत काल में चलने वाली हवा जो है हम सबको अच्छी लगती है। तो बसंती हवा का अर्थ हो गया बसंत काल में बहने वाली हवा। अनोखी, अनोखी का अर्थ है विचित्र, नयापन लिए हुए, यानी ऐसी कोई वस्तु जिसमें कुछ नया हो, उसमें कुछ बात जो है औरों से अलग हटकर हो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, अनोखी या अनोखा। यहाँ पर अनोखी का अर्थ हो गया विचित्र, नयापन लिए हुए। बावली यानी पगली, सीधी। बावली का अर्थ हम लोग उतावलेपन से भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग किसी के लिए कहते हैं ना बड़ा बावला हो गया है, यानी उतावलेपन से भर गया है। मस्त मौला, मस्त मौला का अर्थ है अपने में मग्न, मनमौजी, यानी जो व्यक्ति अपने में मग्न हो, अपने मन की करता हो, उसे हम लोग कहते हैं मस्त मौला, मनमौजी। फिक्र का अर्थ है चिंता। यहाँ पर फिक्र है लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं, फिक्र लिखते हैं। तो फिक्र का अर्थ क्या हो गया, चिंता। निडर मतलब साहसी। मुसाफिर का अर्थ है यात्री। अजब का अर्थ है विचित्र। उद्देश्य का अर्थ लक्ष्य, रेत यानी बालू। निर्जन कहा जाता है सुनसान को। पोखर कहते हैं तालाब को। झुमाती यानी हिलाना डुलाना, नाचना। महुआ जो है एक पेड़ का नाम है। थपाथप यानी उछल कूद, हिलाया डुलाया, इसे कह रहे हैं थपाथप। धम, धम का अर्थ है एक आवाज के साथ गिरना, जैसे कोई वस्तु गिरती है तो एक आवाज होती है ना, धम से यहाँ पर उसी की ओर इशारा किया गया है। झकोरा यानी हिलाना। कू, कान में आवाज करना। जैसे हम लोगों ने देखा है बहुत बार कि बच्चे लोग क्या करते हैं, किसी के कान में जाकर कू की आवाज लगाते हैं, जिससे बच्चा डर जाता है। तो यहाँ पर यही अर्थ है। पहर कहा गया प्रहर या समय को। देखिए, अलसी कहा गया तीसी, एक वनस्पति है। आप लोगों ने तीसी का नाम सुना ही है। जो लोग गांव में रहते हैं वे सभी जानते होंगे कि तीसी जो है एक तरह का जो वनस्पति है, इससे तेल निकाला जाता है। तीसी को भरकर हम लोग रोटी भी खाए हैं। तीसी का जो है चटनी भी बनता है। तो तीसी जो है बहुत ही उपयोगी तिलहन है। कलसी, पानी रखने का गोल पात्र। आप लोगों ने कलसी देखा ही होगा, गोल जैसा एक पात्र होता है जिसमें लोग पानी रखते हैं। अच्छा, उद्देश्य का अर्थ लक्ष्य है, रेत यानी बालू। तो अब चलिए मैं इस कविता को पढ़ते हुए इसका अर्थ आप लोगों को समझाती हूँ। देखिए, बसंती हवा। तो बसंती हवा के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि बसंत काल में चलने वाली हवा ही बसंती हवा कहलाती है। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहलाता है, क्योंकि बसंत ऋतु का महत्व अन्य ऋतुओं से बहुत अधिक है। इस समय न गर्मी होती है न ठंड होती है। चारों तरफ जो है फूल खिले होते हैं। चारों तरफ आपको फूलों की बहार देखने को मिलती है। मौसम बड़ा सुहाना होता है, इसलिए बसंत को ऋतुओं का राजा कहा गया है। और हम सभी जानते हैं कि रंगों का त्योहार होली जो है बसंत ऋतु में ही मनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बहुत शैतानी करते हैं, बड़े ही अल्हड़ होते हैं, अपने में मग्न होते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं होती है। इसके साथ ही साथ वे बड़े निडर होते हैं, उन्हें किसी से भय नहीं लगता है। और क्या करते हैं, खूब उधम मचाते हैं।
यहाँ पर कवि ने बसंती हवा का ठीक इसी प्रकार से चित्रण किया है कि जैसे छोटा बच्चा निडर होता है, हुड़दंग मचाता है, किसी से डरता नहीं है, मनमौजी होता है, ठीक बसंती हवा भी ऐसी ही है। वह भी मनमौजी है, किसी से डरती नहीं है, जो मन में आता है वही करती है, उसे किसी से भय नहीं लगता। तो यहाँ पर कवि ने इसी रूप में बसंती हवा का चित्रण किया है। बसंती हवा मानो अपनी बातें हमसे कह रही हो, इस तरह से इसका वर्णन यहाँ हमें मिलता है। यह कविता जो है मैं शैली में लिखा गया है, यानी बसंती हवा यहाँ पर खुद को मैं के रूप में उपस्थित करती है और हम सबसे अपनी बातें कहती है। यहाँ पर बसंती हवा मानो बातें कर रही हो हमसे, वह अपना परिचय देती है, स्वयं अपनी बातों को हम सबसे बता रही है, कहकर सुना रही है। तो बसंती हवा कैसे क्या कुछ कह रही है, देखिए। हवा हूँ बसंती हवा हूँ। बसंत काल में बहने वाली हवा बसंती हवा कहती मैं हवा हूँ, परंतु मैं बसंती हवा हूँ, यानी बसंत ऋतु में बहने वाली हवा हूँ। मैं कोई साधारण हवा नहीं हूँ, मैं विशेष हूँ, क्योंकि बसंत काल में बहने वाली हवा जो होती है वह विशेष होती है। वह अपने साथ फूलों की सुगंध को लेकर बहती है और बसंत काल की हवा जो है हम सबको भी बड़ी प्रिय होती है। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। इसके बाद बसंती हवा जैसे मानो हमसे कह रही है कि मेरी बात सुनो, मैं अनोखी हवा हूँ, मैं बड़ी विचित्र हूँ, मैं नएपन को अपने में लिए हुए हूँ, मेरे अंदर कुछ खास है, इसलिए मैं विशेष हूँ, सबसे अलग हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, मैं बड़ी पगली सी हूँ और मस्त मौला, अपने में मग्न रहती हूँ, मनमौजी हूँ, मुझे जो मन आता है मैं वही करती हूँ, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। इसके बाद बसंती हवा क्या कहती है, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। जैसे छोटे बच्चों के बारे में मैंने बताया कि छोटे बच्चे को किसी बात की चिंता नहीं होती है, ठीक बसंती हवा को भी किसी की बात की चिंता नहीं है, बड़ी ही निडर हूँ। इसके साथ ही साथ अत्यंत निडर है, उसे किसी से भय नहीं लगता है, वह साहसी है, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। यद्यपि वह निडर है, उसे किसी से भय नहीं लगता, इसलिए जिधर मर्जी उधर घूमती है, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। उसका मन जिधर चाहता है जाने को वह उधर चली जाती है, उधर घूम आती है। मुसाफिर अजब हूँ, और मैं बड़ी ही विचित्र मुसाफिर हूँ। जैसे मुसाफिर होते हैं उनका एक लक्ष्य होता है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, लेकिन यहाँ पर हवा अपने आप को मुसाफिर बताती है, लेकिन अजब मुसाफिर, क्योंकि इसका तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, इसको जिधर मन करता है उधर चली जाती है। न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा। बसंती हवा कहती मेरा कोई घर द्वार नहीं है, ना ही मेरा कोई लक्ष्य ही है, ना उद्देश्य मेरा, मेरा कोई लक्ष्य भी नहीं है, न इच्छा किसी की ना आशा किसी की। मेरे मन में ना कोई इच्छा ही है और ना ही मेरे मन में कोई उम्मीद ही है। मेरे अंदर किसी बात को, किसी चीज को पाने की इच्छा है ही नहीं, और ना ही मेरे मन में किसी चीज के लिए उम्मीद है। तो यहाँ पर आशा का अर्थ क्या हो गया, उम्मीद। ना प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। ना मैं प्रेमी हूं, ना ही किसी का दुश्मन हूं, मेरा मन जिधर चाहता है मैं उधर ही घूमती हूँ। हवा हूँ बसंती हवा हूँ। और मैं कैसी हवा हूँ, बसंत काल में बहने वाली हवा हूँ, इसलिए मेरा विशेष महत्व है। जहां से चली मैं जहां को गई मैं। बसंती हवा कहती है कि मैं जहां से चलना शुरू करती हूँ और जहां पहुंचती हूँ, जहां से चली मैं जहां को गई मैं, यानी जहां से मैं चली और चल के जहां मैं पहुंची, इसके बीच क्या क्या है अब देखिए। शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन। तो बसंती हवा जिस स्थान से चलना आरंभ करती है और जहां वह पहुंचती है उसके बीच क्या क्या है, उसके बीच क्या है, शहर है, गांव है, बस्ती यानी मोहल्ला है, नदी है, रेत यानी बालू, यानी नदी के किनारे बालू जो है वह भी है, इसके साथ ही साथ सुनसान इलाका भी है। तो यहाँ पर बस्ती का अर्थ क्या हो जाएगा, मोहल्ला,
हरे खेत पोखर, तो शहर, गांव, मोहल्ला, नदी, बालू, निर्जन स्थान के बाद अब क्या है? हरे भरे खेत हैं, और क्या है? पोखर यानी तालाब भी है। झुलाती चली में, इन सारे स्थानों को वो क्या करती है? झुला देती, हिलाती डुलाती चलती है। हरे भरे खेत को हिलाते डुलाते आगे बढ़ती है। गांव, शहर, नदी के जल को हिलाते हुए आगे बढ़ती है। झुमाती चली में, इसके साथ ही साथ क्या करती है? सबको झुमा देती है, नचा देती है। हवा हूँ बसंती हवा हूँ, मैं तो बसंती हवा हूँ। मैं हवा हूँ लेकिन मैं बसंती हवा हूँ, और मस्त मौला हूँ, मनमौजी हूँ। यही कारण है कि मैं शहर, गांव, बस्ती, नदी, रेत, निर्जन स्थान, हरे भरे खेत, तालाब, सबको क्या करती हूँ? झुमा देती हूँ, सबको नचा देती हूँ, हिला डुला देती हूँ। इसके बाद हवा कहाँ जाती है? देखिए, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। अब तो ये हवा मनमौजी है, इसको जिधर मन करता है उधर जाती है। तो अब कहाँ चढ़ गई? महुआ के पेड़ पर चढ़ गई, और महुआ के पेड़ पर चढ़ के क्या करती है? उसे थपाथप हिला देती है, यानी उसको खूब जोर जोर से हिला देती है। गिरी धम से फिर, इसके बाद क्या होता है? महुआ के पेड़ पर चढ़कर जब वो थपाथप उसे हिलाती है, तो इसके बाद हवा क्या है? वहां से जोर से धम से नीचे गिरती है, और चढ़ी आम ऊपर उसे भी झकोरा। के बाद जो है हवा आम के पेड़ पर चढ़ती है, और आम के पेड़ को भी झकझोर देती है। तो देखिए, महुआ के पेड़ में जो महुआ के फल होते हैं वे सब क्या करते हैं? थपथपाने से, झकझोरने से धम से नीचे गिरते हैं। तो जब हवा महुआ के पेड़ पर चढ़ती है और उसे थपाथप हिलाती है, तो उसके बाद वह धम से नीचे गिरती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि महुआ के पेड़ में जो फल लगे होते हैं वे फल क्या होते हैं? हवा के झोंके से नीचे गिरते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि मानो हवा ही नीचे गिर गई हो। महुआ का फल जो होता है उसी समय जो है गिरता है जमीन पर, पक पक कर। लोग उसे चुनते हैं उस वक्त, और उसी महुआ के फल को सुखा करके उससे शराब बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसी बात को बताया गया है। और इसके बाद कहाँ जाती है वह? आम के पेड़ में, और आम के पेड़ को भी हिला डुला कर रख देती है। किया कान में कु उतर कर भगी में, भगी नहीं होगा यहाँ पर, भागी होगा। इसके बाद क्या करती है? आम के पेड़ में कू की आवाज करती है, उतरकर भाग जाती है। तो आम के कान में कू करने का मतलब क्या है? यानी आम के पेड़ में भी मंजर आते हैं। ऐसा लगता है कि यह बसंती हवा का ही तो प्रभाव है, बसंत ऋतु का ही तो प्रभाव है, कि उस समय आम भी बौरा जाते हैं, यानी आम के पेड़ में भी मंजर आते हैं। और जब मंजर आते हैं तो आपको किसकी आवाज सुनाई देती है? कोयल की आवाज सुनाई देती है। कू किसकी आवाज है? कोयल की आवाज है। तो बसंत के आगमन पर हमें किसकी आवाज सुनाई देती है? कोयल की आवाज सुनाई देती है। तो यहाँ पर कवि इसी बात को बताना चाह रहे हैं कि बसंत ऋतु में कोयल की कूक जो है हमें सुनाई देती है आम के पेड़ पर, और उसी समय हम लोग देखते हैं आम के पेड़ पर मंजर आ रहे हैं। इसके बाद जो है हवा कहाँ जाती है? देखिए, हरे खेत पहुंची वहां गेहूं में लहर खूब मारी। इसके बाद वह फिर हरे भरे खेत में पहुंचती है। वह खेत किसका है? गेहूं का खेत है। और गेहूं के खेत को क्या करती है? हवा के झोंके से लहरा देती है, यानी पूरा गेहूं का खेत मानो लहरा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि धान का खेत हो या गेहूं का खेत हो, जब हवा चलती है तो उसका जो पौधा है किस तरह से लहरा उठता है। यहाँ पर इसी दृश्य का वर्णन किया गया है। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। इसके बाद सिर्फ एक पहर नहीं, एक पहर से अधिक पहर तक, अर्थात कुछ समय के लिए नहीं, बहुत समय के लिए हवा कहाँ पर रही? गेहूं के खेत में। गेहूं के खेत के पौधों को लहराती रही। खड़ी देख अलसी लिए शीस कलसी। गेहूं के खेत को लहराकर अब बसंती हवा की नजर कहाँ पड़ी? अलसी के खेत पर। जहां पर अलसी का जो पौधा है उसमें जो फूल खिले हैं, उस फूल को देखकर ऐसा लगता है मानो वह अपने माथे पर कलसी धारण की हुई है। तो बस क्या था, हवा तुरंत पहुंच गई अलसी के पौधे के पास। और क्या होता है? मुझे खूब सूझी। और यह सब देखकर उसके दिमाग में फिर से कुछ नई बात आ गई, नए विचार आ गए। क्या विचार आए? हिलाया डुलाया गिरी पर न कलसी। अब वह तो मस्त मौला है, मनमौजी है, निडर है। उसने क्या किया? अपने झोंके से
अलसी के फूल को खूब हिलाया डुलाया ताकि वह जो कलसी नुमा जो फूल का जो मध्य हिस्सा है वह गिर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब क्या करती है हवा? इसी हार को पा हिलाई न सरसों। बसंती हवा की नजर अब सरसों के खेत पर गई, लेकिन चूंकि वह अलसी के फूल पर जो कलसी बना हुआ था उसे चूंकि वह ना गिरा पाई, इसलिए उसने अपने आप को क्या माना कि वह तो हार गई। चूंकि वह हार गई है अतः वह पुनः हारना नहीं चाहती है, इसलिए वह सरसों के खेत में जाती है, लेकिन उसे हिलाती डुलाती नहीं है। इसलिए कहा गया, देखिए, हिलाई न सरसों डुलाई न सरसों। यही कारण है कि वह सरसों के जो खेत है वहां पर जो सरसों का जो पौधा है उसे न हिलाती है ना डुलाती है, वहां वह शांत रहती है। हवा हूं बसंती हवा हूं। पुनः वह कहती है कि मैं हवा हूं, लेकिन ऐसी वैसी हवा नहीं हूं, मैं बसंती हवा हूं, बसंत काल में चलने वाली हवा हूं। मुझे देखते ही अरहरी लजाई। अब हवा की दृष्टि कहाँ पहुंची? अरहर के खेत में। अरहर आप सभी जानते होंगे, जिसे तुहर भी कहा जाता है। तो अब अरहर के खेत में जब पहुंचती है हवा तो क्या देखती है? मानो अरहर उसे देखकर लजा रही हो। मनाया बनाया न मानी न मानी। हवा क्या करती है? उसे मनाती है, फिर भी अरहर मानती नहीं है, इसलिए कहा मनाया बनाया न मानी न मानी। उसे भी न छोड़ा पथिक आ रहा था। और तभी एक पथिक आता हुआ दिखाई देता है। हवा उसे भी नहीं छोड़ती है, उस पर भी वह अपना प्रभाव डालती है। इसके बाद वह क्या देखती है? एक पथिक आ रहा है, फिर भी वह उसे छोड़ती नहीं है। क्या करती है? उसी पर ढकेला हंसी जोर से मैं क्या करती हूं? अरहर के पौधे को हवा के वेग से उसी पर धकेल देती हूं। हंसी जोर से मैं हंसी सब दिशाएं। और इसके बाद मैं बड़े जोर से हंसती हूँ और मेरी हंसी से चारों दिशाएं हंस उठती है। यानी हवा बड़ी तेज गति से बहती है, जिससे ऐसा लगता है कि चारों दिशाएं जो है हवा के वेग से भर चुकी है। हंसे लहलहाते हरे खेत सारे। और हवा के तेज गति से बहने से ऐसा लगता है कि हरे भरे जितने खेत हैं सब जो है लहलहा उठे हों। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी। और इसके साथ ही साथ क्या है? बसंत ऋतु में चूंकि हम लोग जानते हैं कि आसमान बड़ा साफ होता है, इसलिए धूप बड़ी चमकती हुई सी दिखाई देती है। इसे चारों तरफ चमचमाता धूप दिखाई देता है, इसलिए कवि ने लिखा है हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी। चूंकि धूप चमचमा रही है लेकिन ये हमें कष्ट नहीं पहुंचाती है, इसलिए हमें प्यारी है यानी प्रिय है। तो यहाँ पर धूप कैसी है? प्यारी है यानी प्रिय है। बसंत काल में जो धूप निकलती है वह धूप हमें बहुत अच्छी लगती है, वह कष्टदायी प्रतीत नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, कि हवा के बहने से मानो चारों दिशाएं हंस रही हो। इसके साथ ही साथ पूरी धरती पर चमचमाती धूप बिखर गई है और यह धूप हम सबको अत्यंत प्यारी है, हम सबकी प्रिय है। बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। इसके बाद बसंती हवा कहती है कि बसंती हवा चारों तरफ फैल गई है, दसों दिशाएं हंसने लगी है। तो ऐसा लगता है कि इस हवा के कारण पूरी सृष्टि जो है हंस रही है, प्रसन्न हो गई है। क्योंकि बसंत ऋतु में हम लोग क्या देखते हैं? हरे भरे खेत देखते हैं, नदी का जल जो है बड़ा शांत गति से आगे बढ़ता है, चारों तरफ फूल खिले होते हैं, महुआ के जो फल हैं वह गिरने लगते हैं, आम के पेड़ पर जो है मंजर आने लगते हैं। ये सारा दृश्य जो होता है इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो सारी सृष्टि जो है प्रसन्न है। हवा हूँ बसंती हवा हूँ। पुनः हवा कहती है कि मैं हवा हूँ लेकिन मैं बसंत काल में बहने वाली हवा हूँ, इसलिए मैं बड़ी अनोखी हूँ, विचित्र हूँ। अब चलिए इसका विशेष, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक एक करके इसे लिख दिया है। इसे भी आप अच्छी तरह से समझ लें और अपने कॉपी में लिख लें। तो उम्मीद करती हूँ कि बसंती हवा कविता आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।